सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आवर चैनल जेन स्टडी आईएएस। मेरा नाम कुमुद किशोर है और हम लोग ये पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें द हिंदू का एक एडिटोरियल हम लोग पिकअप करते हैं और उसका डाइसेक्ट करके एक अच्छा एनालिसिस करते हैं। पर्पस ये होता है इस एनालिसिस का ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल लिंकेज कैसे सिखाया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट्स को कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। इस प्रैक्टिस को जितना ज्यादा करते हैं वाइल रीडिंग एंड राइटिंग, उतना ज्यादा आपका एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता है, दूसरा ये सबसे ज्यादा जो इम्प्रूव करता है वो है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। याद रखिएगा, जितना अच्छा से आप रीडिंग करेंगे, अच्छे अच्छे एडिटोरियल का रीडिंग करेंगे, आपका राइटिंग का प्रेजेंटेशन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं द हिंदू। आज 11 नवंबर है और आज एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है क्लाइमेट चेंज पे, जो हम लोग का है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 COP30 जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका 30th कन्वेंशन बेलम ब्राजील में बिगिन हो रहा है। उसी पर ये एडिटोरियल है। चलिए इसे बिगिन करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल है न्यू होराइजन्स, डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट टेक लीड इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। तो इस एडिटोरियल को हम लोग क्या है कि पहले थोड़ा सा एडिटोरियल का जो अंडरलाइन पार्ट है, एक फ्लो है, वो समझेंगे। दूसरा पार्ट है कि मैंने कैसे कॉन्सेप्ट्स को फ्लो में आपका बिल्ड किया है, एक फ्लो चार्ट टाइप, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके मदद से। और फिर कैसे ये UNFCCC जो आया अर्थ समिट से आया है, अर्थ समिट में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से लिंक करते हैं, वो शुरुआत कहां से हुई है, मैं उस पर थोड़ा सा बिल्ड करूंगा एंड लास्टली से कंक्लूड करूंगा कि कैसे आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। तो चलिए बिगिन करते हैं। ओके, सो एडिटोरियल का जैसे जो भी है क्रक्स ये है कि कहना चाह रहा है कि 30th कन्वेंशन चलो बेलम ब्राजील में बिगिन तो हो रहा है, बट यहाँ पे जो एडिटोरियल के भाव हैं, एक तो क्रिटिकल ये भी है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने कमिटमेंट किया था उसके अकॉर्डिंगली जितना डेवलपमेंट होना था शायद नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम होपफुल भी है कि चीजें बदल रही है और हमें कैसे इस चीज को अप्रोच करना चाहिए। सो जनरली पेरिस एग्रीमेंट होता है जब, तो आप समझिएगा कि यहां पे आप देख सकते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, जहां पे सभी कोई एग्री करते हैं, जो पार्टी मेंबर है आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, और जो पेरिस एग्रीमेंट में एग्री करते हैं कि हमें ग्लोबल वार्मिंग टोटल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं ले जाना है, कोशिश करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करना है। ओके, तो अब है कि एडिटोरियल का जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव ये है कि ये बहुत अच्छा समय था कि हम लोग देख पाते कि अगले जो पिछले 10 साल में है हम लोगों ने कितना अचीव किया, बट अनफॉर्चुनेटली शायद चीजें डिरेल हुई, उस लेवल पे अचीव नहीं हुई। इसके कुछ एग्जांपल्स देता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज है, अगर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है तो ये किसी एक देश से तो होगा नहीं, इसमें सारे कंट्री को मिलके फाइनेंशियली, टेक्निकली और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में मिलके कंक्लूड करना होगा, एक साथ आना होगा ताकि वो इमिशंस को रोक सके। तो वही बताना चाह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल जो अभी दिख रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स 2017 में ही जो है आपका पेरिस एग्रीमेंट से ब्रेक ले लिया था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने, हालांकि वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से ब्रेक नहीं लिया है। तो इसकी वजह से क्या है कि ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा प्लेयर है, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा मायने रखेगा, बट वही अगर इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इसकी अचीवमेंट में प्रॉब्लम होगा। एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है कि जो भी पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड हमें जो अडॉप्ट करना है, क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन इमिशन को कम करना है, उसके सारे जो स्टेप्स है उसको भी वो डिरेल कर रहा है। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक इनिशिएटिव था, रिजोल्यूशन था, जिसे यूएसए ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। इनका रिजोल्यूशन था कि कैसे शिपिंग इंडस्ट्री को फॉसिल फ्यूल के जो बेस पे बन रहे हैं उससे दूर किया जाए,
कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू लाया जाए, फॉसिल फ्यूल को कम किया जाए। और इसमें ये भी है कि और भी जो बड़े प्लेयर हैं, लाइक जो ट्रम्प की जो पॉलिसी आ रही है, लाइक द यूएसए ने जो इस चीज को आईएमओ का शिपिंग इंडस्ट्री वाला जो प्रॉब्लम को डिटेल किया, इसमें वो एक और मतलब अपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट बोलते हैं कि लाइक बहुत बड़े लीडर जो मतलब विजनरी हैं लाइक बिल गेट्स, वो भी आजकल क्लाइमेट क्राइसिस को इतना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं मानते हैं, इसलिए अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करते हैं। तो ये है यहाँ से। दूसरी चीज है कि हमें ये समझना है कि चलो ये तो हो गया ये पार्ट, क्योंकि सारे लोग मिलेंगे इस 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में, तो सारे मिलकर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए। बट वहां पे दूसरी चीज है जो यहाँ पे कहना चाह रहा है एडिटोरियल में, कि ऑब्वियसली यूएसए का एक है इम्पैक्ट रहेगा, जो भी आप डिस्कशन करेंगे उसमें यूएसए का एक दबाव रहेगा, बट स्टिल वर्ल्ड ना यूएसए के आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी से काफी ज्यादा इवॉल्व हो गया है। रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है क्लीनर टेक्नोलॉजी में, वो फॉसिल फ्यूल के टेक्नोलॉजी से ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होपफुल साइन है कि चलो कोई बात नहीं, यूएसए का, ट्रम्प का जो भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उसमें वो हो सकता है कुछ डिरेलमेंट कर सके, बट वर्ल्ड इज ऑल्सो डेवलपिंग देयर ओन मैकेनिज्म कि वो कैसे डेवलपमेंट को परस्यू करेगा क्लीन टेक्नोलॉजी के तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे है जो सेकेंड हाफ ऑफ द एडिटोरियल में जो डिस्कस करने की बात चल रही है कि तो फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या डिस्कस करना चाहिए, इस 30th सीओपी में क्या डिस्कस करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सो दैट हम लोग क्लीनर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। तो इसमें जो पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रेंथ करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग को, सारे लोग को इस पे बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि जो फंडिंग मैकेनिज्म है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, जो फंड क्रिएशन है, वो क्लीन एनर्जी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके अच्छे से इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिकॉज ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, सब कंट्रीज के अपने अपने कैपेसिटी है कि कैसे वो अपनी ऑनगोइंग डेवलपमेंट को, कैसे वो ट्रांजिशन ले जाए जहां पे वो क्लीन एनर्जी के थ्रू डेवलपमेंट को प्रोड्यूस कर सके, प्रोसीड करा सके। तो यहाँ पे एक ग्लोबल फंड है जो कंट्रीज को सपोर्ट करेगा रेगुलर इंटरवल पे, तभी वो पॉसिबल होगा। तो फाइनेंस को आपको स्ट्रेंथ करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है कि चलो आप फाइनेंस अगर स्ट्रेंथन कर भी दिए, बट स्टिल जो इम्प्लीकेशंस है, लाइक अगर लेट से कि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया और पैसे भी अरेंज हो गए, बट अगर कोई जो है एग्रीमेंट में कोई कंट्री करना ही नहीं चाह रहा, तो क्या कर सकते हैं? कोई कह रहा है कि नहीं, मुझे तो हायर डेवलपमेंट फॉसिल फ्यूल के थ्रू मिल रहा है, मैं अभी प्रेशर नहीं लेना चाहता, तो ऑब्वियसली एक पावर अथॉरिटी, पावर सेंट्रल मैकेनिज्म चाहिए। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन को एज ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जरूर अब स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि जो भी हम ग्लोबल लेवल पे एग्री करें उसे कंप्लीट करवाया जा सके, ताकि वो आउटकम को अचीव करने में हेल्प कर सके। और लास्टली जो एडिटोरियल को कंक्लूड करने की बात चल रही है, यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में कि बोल रहा है कि इट्स ओके, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो अपना इनहिबिशन है, हमारा फ्रेमवर्क है, पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है। अब तक क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज का फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल दिस थिंग लिमिटेड होता था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का बोलना है कि मेरे पास इतने ज्यादा नहीं है मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल, और एट द सेम टाइम एक और है पॉल्यूशन पैरिटी प्रिंसिपल, कि डेवलपिंग कंट्रीज ने उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है पॉल्यूशन और CO2 इमिशन में, तो वो कम बर्डन लेना चाहती है। बट यही एडिटोरियल का लास्ट पॉइंट कंक्लूजन है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज, जो बिग कंट्रीज हैं लाइक ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट एक के ड्राइविंग फैक्टर है, क्लाइमेट एक सिविलाइजेशन के अच्छे डेवलपमेंट की निशानी है। तो अब इन्हें बिग डेवलपिंग कंट्रीज को आगे आना चाहिए, अपने फाइनेंशियल इनहिबिशंस जो है जितना पॉसिबल है उस लेवल पे भी अब डिस्कशन करके कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। सो ओवरऑल ये कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को भी अब आगे आना चाहिए, और हमें जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे 30th समिट स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर पेरिस एग्रीमेंट वाला जो है टारगेट वहां से निकल के आता है। एडिटोरियल में जो डिरेलमेंट की बात चल रही है, यूएस साथ नहीं दे रहा है, बिल गेट्स का स्टेटमेंट है, शिपिंग इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, यूएस का एक अपना टैरिफ वॉर के चक्कर में सारे कंट्रीज का स्टेप्स रोकता है। बट स्टिल जो होप वाली पार्ट है, जो पॉजिटिव साइड है कि इन्वेस्टमेंट अभी भी इसमें चल रहा है, फाइनेंस स्ट्रेंथन करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को आगे आना है, ये पार्ट है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 1992 में जो आया था, वो अर्थ समिट एक हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट से ये वाला कन्वेंशन आपका निकल के आया था। ये ब्राजील रायो डी जेनेरियो में हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि इसी कन्वेंशन में ये वाला भी फ्रेमवर्क निकल के आया था। ठीक है, तो ये अर्थ समिट का पर्पस क्या था? ऑब्वियसली अर्थ समिट में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट। तो ये तीनों आप देखें तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट निकालना था। हम वैसे डेवलपमेंट ना करेंगे जहां पे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो, हम वैसे डेवलपमेंट ना करेंगे जिसमें हमारा सोसाइटी के लोअर सेक्शन हैम्पर हो। तो हमें अब डेवलपमेंट का वो कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए जिसमें हमारी इकोनॉमी इतना प्रोड्यूस कर सके कि हम लोग सभी फुलफिल कर सके, एट द सेम टाइम हम लोग इन्वायरमेंट को खराब भी ना करें, सोशल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूसिव बना के चले। ये बहुत ही अच्छा एक समिट आया था, वहां से चीजें निकल के आई थी, जिसमें ऑब्वियसली अर्थ समिट है तो इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें 5 चीजें निकल के आई थी, जिसमें एक था एजेंडा 21, जिसमें एक्शन प्लान, डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए, तो बहुत सारे एक एक्शन प्लान बिल्ड किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, जो कि सारे कंट्रीज को आगे चल के गाइड करता है कि हाँ ये मुझे टिक करना है, ऐसे एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। फिर वही है रायो डिक्लेरेशन और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का था। तो इनका एक डिक्लेरेशन है कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। इसी डिक्लेरेशन में वो एक डिस्कशन आता है पॉल्यूशन पैरिटी प्रिंसिपल। जैसे पॉल्यूशन पैरिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस थिंग, इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो क्यों, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूट किया है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ही तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ? 1850 के आसपास आप देखें तो यूरोप में जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहां से चीजें जो शुरू हुई, तो इनिशियल तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ को और कॉलोनियलिज्म में ग्रोथ को लेके इतना ज्यादा इंपेरियलिज्म आ चुकी थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्वायरमेंट इतना ज्यादा खराब हो सकता है। तो ऑब्वियसली उसी फेज में वो जो एक वे निकला, जो मतलब उन लोग का जो एक डायरेक्शन हुआ हिस्ट्री में, वहां से पॉल्यूशन बहुत बढ़ा। तो वो एक इस पे एक डिस्कशन निकला कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे चीज़ों को आगे हमें इन्वायरमेंट ठीक करना है। अब ऑब्वियसली अगर आपको इन्वायरमेंट ठीक करना है तो एक तो हुआ कि आपका एक्शन प्लान जो कि एजेंडा में मिल गया, एक के पैरिटी प्रिंसिपल के डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे देखना होगा, कैसे एक टेबल पे आना होगा। अब है कि आप क्लाइमेट कैसे ठीक करेंगे, तो एक तो है इन्वायरमेंटल लेवल पे अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, जो आपका यूएनएफसीसी हम बोलते हैं, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट निकल के आता है कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को ही 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस में 1.5 डिग्री सेल्सियस में लिमिट कर देंगे, तो ऑब्वियसली हर चीजें फिर स्थिर रहेगी, थोड़ा सा सस्टेनेबल रहेगा डेवलपमेंट लेवल पे। दूसरा चीज है कि अगर आपको इन्वायरमेंट को बिल्ड करना है, अच्छे से प्रिजर्व करके चलना है, तो एक हुआ एटमॉस्फेरिक लेवल पे जो हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा हुआ कि इन्वायरमेंट कैसे अच्छे से सस्टेन्ड होता है, उसमें बहुत सा बड़ा रोल होता है बायोडाइवर्सिटी का। जो भी आपके इकोसिस्टम होते हैं, बायोम होते हैं, जहाँ पे पेड़ भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल भी होते हैं, जो इकोसिस्टम मेंटेन होता है, वो तो बहुत अच्छे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो इकोसिस्टम मेंटेन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इस क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। लाइक अगर बहुत ज़्यादा CO2 इमिशन बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन होता है फॉरेस्ट के थ्रू, इस तरीके से। एंड द लास्ट प्रिंसिपल
कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, फॉरेस्ट को कैसे हम ऐसे यूज करें कि हमारे डेवलपमेंट में भी आए और हमारा कंजर्वेशन एफर्ट भी पैरेलली चलता रहे। तो ये एक अर्थ समिट से निकल के आती है चीजें। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप एडिटोरियल पढ़ें, एडिटोरियल में जितना हो सके डॉट्स को कनेक्ट करें, कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करें और अपना एक फ्रेमवर्क भी बिल्ड करें। हर टॉपिक यूपीएससी में क्या है, कनेक्टेड है। आपको वो कनेक्शंस पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका रिकॉलिंग या बहुत ज़्यादा मेमोरी पे डिपेंड नहीं रहना होगा, आप ना चीज़ों को डिराइव कर लेंगे। आपने जैसे देखा अभी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कैसे अर्थ समिट है रिलेटेड, अर्थ समिट में कैसे 5 प्रिंसिपल्स है। सो ठीक है, इस तरीके से मैं और भी एडिटोरियल लाता रहूंगा। और आपको अगर आंसर राइटिंग में कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में आप लिखिए। आपको अगर आंसर इवैल्यूएशन कराना है, मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप मुझे जरूर वहां पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी डाल देता हूँ, आप लोग फॉर्म भरिएगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में मुझे बताइएगा। यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेके मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सा लंबा जर्नी रहेगा, मेहनत लगेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सफलता मिलना चाहिए और इस एग्जाम को समझना इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम में एक चीज याद रखिएगा, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन उस पे होगा जब आप मेंस में जाके राइटिंग करेंगे, वो अच्छा आंसर लिखेंगे। समटाइम्स इट हैपेंस, लोग इतना पढ़ते हैं कि नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स इन अ कोहेरेंस मैनर ऑन द पेपर, ये मिस हो जाता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि क्वालिटी रीडिंग एंड क्वालिटी राइटिंग, इसको अपने हैबिट में प्रिपरेशन के बिगिनिंग से ही लेकर आइएगा। चलिए, थैंक यू।